Hello friends, in this video we will talk about Thomas Kelly, one of the writer of Victorian age, and he was born in 1795 and he was died in 1881. Let's talk about his life. He was the writer of Victorian age, you have to remember this, and he was bullied during the school and he was called Tom the Tearful. तो स्कूल में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत चिढ़ाया जाता था और उन्हें टॉम द टीयरफुल नाम दिया गया था स्कूल के दिनों में. फ्रॉम हिज अर्ली एज ही हैड इंटरेस्ट इन जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो बचपन से ही उन्हें उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था जर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में. ही हैज़ ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ गॉथे. तो उन्होंने जो गॉथे का वर्क है उसको भी ट्रांसलेट किया था. ही आल्सो स्टडीड ट्रांसेंडेंटल पोएट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड when transcendentalism as a movement spreading in India. तो जो उन्होंने ट्रांसीडेंटल पोएट्स थे उनको भी उन्होंने पढ़ा था क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसीडेंटलिज्म स्प्रेड हो रहा था अमेरिका में. एंड जो ही हैड ए कनेक्शन विथ ऑल थोस ट्रांसीडेंटल पोएट्स. तो उनका भी कनेक्शन मिलना जुलना उनसे होने लगा था ट्रांसीडेंटल पोएट से, जिनका नाम है हेनरी डेविड थॉरॉय, Ralph Waldo Emerson, Walt Whitman. So these are some of the transcendental poets. And he also coined the term condition of England. तो उन्होंने जो टर्म है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड उन्होंने ही दिया था, उन्हीं की देन है. कंडीशन ऑफ इंग्लैंड जो टर्म है उन्होंने ही दिया था. तो ये जो गॉथे बोला गया था ये क्या है, यूरोपियन राइटर है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. गॉथे का जो वर्क्स है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था थॉमस कैलाई ने. तो इट वाज इंटेंस टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास पीपल ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ही आल्सो कोनाइड ए टर्म नोन एज डिसमल साइंस. तो उन्होंने एक टर्म और भी दिया था जिसका मतलब है जो कौन सा टर्म, डिसमल साइंस. बिकॉज एट दिस टाइम पीपल डू नॉट नो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था. ही वॉज वंस ए क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थे बट देन ही लॉस्ट फेथ. तो उनका विश्वास हट चुका था. एंड ही अडॉप्टेड डाइज्म रैशनलिज्म. तो उन्होंने फिर डाइज्म जो रैशनलिज्म है उसको अडॉप्ट कर लिया था. तो वो क्या होता है जिसमें हम फेथ नहीं करते भगवान पे कि भाई हाँ ठीक है सब कुछ बनाया है किसी ने लेकिन एक फिक्स उस पर फेथ नहीं होता. तो वो ये फॉलो करने लगे थे. ही ऑफर्स द रिफॉर्म बिल that passed during the Romantic age and called this reform bill as the progress into darkness. तो उन्होंने ऑफ़र दी थी एक रिफॉर्म बिल की जिसका नाम था, जो रिफॉर्म बिल है उसका नाम इन्होंने रखा था प्रोग्रेस इनटू डार्कनेस. प्रोग्रेस इनटू डार्कनेस. आल्सो ही अपोज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेड दैट डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ वर्स्ट रेदर देन बेस्ट. तो उन्होंने जो डेमोक्रेसी का जो रूल है वो उन्होंने मना कर दिया था, अपोज किया था कि ये नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है डेमोक्रेसी देने से क्योंकि इससे कंडीशन अच्छी नहीं होगी, बेस्ट नहीं होगी बल्कि वर्स्ट होगी. तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं थॉमस कैलाई पे देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज थॉमस कैलाई मीन क्लोज दैट बायरन ओपन थाई गॉथे. क्लोज दैट बायरन ओपन थाई गॉथे. तो थॉमस कैलाई मीन मतलब इसका मतलब क्या है, क्लोज दैट बायरन ओपन थाई गॉथे. तो इसका मतलब है मीन्स यू शुड अबैंडन द introspection of romantic and turn into the higher moral purpose of Goethe. So this is the meaning of close that Byron open thigh Goethe. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर. जो क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर्स में ये क्वेश्चन आ रखे हैं क्योंकि हमें कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है तो उससे पहले हमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देख के जाने चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं. इसीलिए मैं वीडियोस के साथ साथ ही आपको ये क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ताकि आपके मन में ये डाउट भी क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द ऑथर्स वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कैलाई राइटिंग. तो कौन से ऑथर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. हु अमॉन्ग द ऑथर्स वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस कैलाई राइटिंग. तो कौन थे, चार्ल्स डिकन एंड एलिजाबेथ गैस्केल. चार्ल्स डिकन्स एंड एलिजाबेथ गैस्केल. तो वर्क स्टार्ट करते हैं थॉमस कैलाई का. द फर्स्ट वर्क इज़ सार्टर रिसार्टस. सार्टर
रिसार्टस एंड इट वाज पब्लिश इन 1834। ये पब्लिश हुआ था 1834 में एंड इट इज़ ए नॉवल। ये एक नॉवल है। इन इंग्लिश सार्टर रिसार्टर मीन्स टेलर रिटेलर। तो इंग्लिश में सार्टर रिसार्टर का मतलब होता है टेलर retailer and it has been taken from a French song means in English टेलर रिटेलर। तो ये एक फ्रेंच सॉन्ग से लिया गया है जिसका मतलब है टेलर रिटेलर। सार्टर रिसार्टर का मतलब टेलर रिटेलर है। आपको ये याद रखना है, एग्ज़ाम में काफ़ी घुमा फिरा के क्वेश्चंस इस टाइप के भी आ जाते हैं कि सार्टर रिसार्टर का मतलब क्या है। दिस वर्क डील्स विथ ए टेलर। तो ये वर्क में एक टेलर है एंड आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लोथ्स। तो क्लोथ्स का इन्फ्लुएंस भी दिखता है एंड इट टॉक्स अबाउट वेरी फेमस पर्सन। तो इसमें काफ़ी फेमस पर्सन के बारे में बात किया गया है। द प्रीफेस इज़ रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमर्सन। प्रीफेस किसने लिखा है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। स्पेलिंग रॉन्ग है राल्फ की, तो देख लेना। तो द प्रीफेस इज रिटन बाय राल्फ वाल्डो इमर्सन। दिस बुक सार्टर रिसार्टर रिव्यू द फिक्शनल कैरेक्टर प्रोफेसर डियोजेनस। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, ट्यूफेल्स्ड्रॉक। तो ट्यूफेल्स्ड्रॉक। तो प्रोफेसर डियोजेनस एक फिक्शनल कैरेक्टर मतलब काल्पनिक एक इन्होंने कैरेक्टर लिया गया है सार्टर रिसार्टर में, इस बुक में लिया है। एंड दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऑटोबायोग्राफी है। दिस बुक इज आल्सो इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ थॉमस कार्ले हिमसेल्फ। तो ये थॉमस कार्ले की खुद की ही एक ऑटोबायोग्राफी भी है। एंड दिस बुक्स टॉक अबाउट प्रोफेसर डियोजेनस बुक क्लोज ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस। तो प्रोफेसर डियोजेनस है, उनकी बुक है क्लोज ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस, उसके बारे में भी बात करते हैं इस बुक में। एंड द बुक इज़ ए बायोग्राफी ऑफ डियोजेनस। तो बुक क्या है? बुक बायोग्राफी है डियोजेनस की। एंड दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ थॉमस कैलाई हिमसेल्फ। तो थॉमस कैलाई की ऑटोबायोग्राफी है ये, और जो ये फिक्शनल कैरेक्टर है डियोजेनस, इसकी ये बायोग्राफी है। और ये इसमें बायोग्राफी में एक बुक, खुद की बुक के बारे में प्रोफेसर डियोजेनस बात करते हैं जिसका नाम है क्लोज ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस। एंड इट वाज पब्लिश्ड इन फ्रासर्स मैगजीन। तो ये पब्लिश हुई थी फ्रासर मैगजीन में पब्लिश हुई थी। कौन सी मैगजीन में? फ्रासर्स मैगजीन। तो आपको याद रखना है जितना भी इसमें लिखा गया है बच्चों, सारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही कम से कम शॉर्टकट करके आपको दे रही हूँ। इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा करने पे तो दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम में, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट आ गया तो हम वो स्किप कर जाएंगे। तो इसीलिए जितना भी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी इसका मैं जितना भी आपका सिलेबस है, अगर वो 200 पेज का है तो मैं आपको ये 70 to 80 पेजेस में प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि ताकि आपका रिवीजन, आपकी तैयारी बिल्कुल बढ़िया से हो जाए और एक ही अटैम्प्ट में आप क्रैक कर जाए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि टॉपर्स के ही नोट्स हैं, क्योंकि इसी तरीके से तैयारी करनी पड़ती है एग्ज़ाम्स में, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। आप एक ही टॉपिक को लेके बहुत लंबा लंबा पढ़ते रहोगे तो उससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम क्रैक के लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। एंड दिस PDFs are according to the best strategy which toppers follow. ओके, तो उसमें बिल्कुल भी डाउट ना करें। इतना आप अच्छे से करके जाएंगे तो मतलब आप सब कुछ करके जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप इतना ही कर लें तो बहुत है, बहुत मोर देन इनफ है। तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी सोच रही हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर कंप्लीट करूँ। मैं जल्दी दौड़ने के चक्कर में, बोलते ना खरगोश बन के नहीं होगा एग्ज़ाम क्रैक, हमें कछुए की चाल से चलना पड़ेगा। मैं मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रही थी, लेकिन बच्चों ने बोला कि अभी नहीं मॉक टेस्ट, इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट का भी विचार स्किप किया। क्योंकि जितना भी है ठीक है, हम एक तो ब्रिटिश लिटरेचर पूरा लेंथी है, उसको तो एटलीस्ट बहुत ही अच्छे से शांति से हम कंप्लीट करें। बाकी जो है वो भी हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियोस आपने देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। जितना भी है जल्दी जल्दी पढ़ाने में ही मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ कि फटाफट, क्योंकि बच्चा जब पढ़ता है तो वीडियो सिर्फ वो अपने माइंड को सेट करने के लिए कि हाँ उसकी तैयारी अच्छी चल रही है क्या, वो देखने के लिए करता है। तो
उसको और नॉलेज मतलब अच्छी नॉलेज गेन हो, तो इसीलिए करता है। तो इसमें कि कोई भी टाइप का आपका टाइम वेस्ट हो तो वो मुझे भी मंजूर नहीं है। इसीलिए मैं मेरी सारी वीडियोस आपने देखी होगी, जितना टॉपिक्स रिक्वायर्ड है मैं उतना ही बोलती हूँ और उतना ही आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेशर मैगजीन में ये पब्लिश हुआ था। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स। तो सार्टर डिवाइड किया गया है 3 बुक्स में। और जो फर्स्ट बुक है वो किसके बारे में बात करती है? इट टॉक्स अबाउट डियोजेनस, जो फिक्शनल कैरेक्टर है ना, काल्पनिक जो कैरेक्टर उन्होंने लिया है। डियोजेनिक बुक क्लोथ ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस। तो जो डियोजेनस की बुक है क्लोथ ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस, उसके बारे में इसमें बात करते हैं। सेकेंड जो बुक है, सेकेंड बुक में हम बात करते हैं टॉक्स अबाउट डियोजेनस लाइफ एंड हिज चाइल्डहुड। तो इसमें ये बात करते हैं डियोजेनस की लाइफ और उसके बचपन के बारे में। डियोजेनस लाइफ एंड हिज चाइल्डहुड। एंड डियोजेनस डिसाइड दैट ही वुड लाइक टू बिकेम ए टेलर। और डियोजेनस क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि भैया मेरे को तो अब टेलर ही बनना है। तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी हाथ की कला, कोई भी स्किल अगर किसी को आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं होती। और बहुत ही अच्छा है कि आप पढ़ाई के साथ साथ कोई आपको स्किल भी आए। तो ये क्या है? बिकेम ए टेलर। तो डिसाइड करते हैं, सेकेंड बुक में डिसाइड करते हैं, वो याद रखना है। द नेक्स्ट इज़ third book. He is reviewing the history of clothing. He is reviewing the history of clothing style and he talks about two main clothing wearer. तो ये बात करते हैं 2 मेन टाइप की क्लोथिंग वेयर की। तो फर्स्ट है डैंडे, जो फैशनेबल, जो हाई क्लास सोसाइटी फैशनेबल स्टाइलिश टाइप, तो उसके बारे में। द नेक्स्ट इज बैगर। बैगर क्या है? बेचारे के पास कुछ है ही नहीं। हु डज नॉट हैव क्लोथ्स, तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बारे में बात करते हैं। 2 स्टाइल, एक तो बिल्कुल ही नहीं, कुछ भी नहीं, और एक fully fashionable style. And in this he says that he see टेलर not as a man but as a creator. तो इसमें वो बोलते हैं कि मैं टेलर को एक इंसान के रूप में नहीं देखता, एक क्रिएटर के रूप में देखता हूँ, कि वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। जैसे भगवान ने हमें क्रिएट किया है तो टेलर भी कुछ ना कुछ क्रिएट करता ही है ना। जो एक कपड़ा है जिसमें जिसका कोई रूप नहीं, मतलब जिसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर दे देता है, उसके स्लीव जोड़ देता है, पैर जोड़ देता है, तो वो भी एक क्रिएटर ही है। तो ये बोलते हैं कि मैं इंसान, वो जो टेलर है उसको एक इंसान के तौर पे नहीं, एक क्रिएटर के रूप में देखता हूँ। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कितने 20-25 स्टार्स तो बना लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एवरलास्टिंग नो, एवरलास्टिंग यस मीन्स everlasting no and everlasting yes means, everlasting answer is everlasting no means सब कुछ छोड़ दिया, मोह माया समझ के संन्यास लेना। ओके, एवरलास्टिंग नो मतलब सब कुछ छोड़ देना, मोह माया छोड़ के संन्यास ले लेना, उसको एवरलास्टिंग नो। एवरलास्टिंग यस का मतलब होता है मीन्स यू आर ट्राइंग टू एक्सपीरियंस ऑल द डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स दैट लाइफ इज ऑफरिंग यू। तो जो भी हमें ज़िंदगी कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने का मौका दे रही है, हम वो सब कुछ एक्सपीरियंस करें जो भी ज़िंदगी हमें देना चाह रही है या हमें ऑफ़र कर रही है। तो उसको हम ये ना बोलें कि नहीं हमें तो मोह माया नहीं है। तो इसमें एवरलास्टिंग यस का मतलब ये होता है बिटवीन दिस टू देयर इज़ ए सेंटर ऑफ डिफरेंस। तो दोनों के बीच में एक सेंटर ऑफ डिफरेंस है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें देखें 6 to 7 क्वेश्चंस आ रखे हैं लास्ट ईयर्स के पेपर में। तो जितना भी आपको दिया गया है बिल्कुल भी स्किप ना करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिया गया है जो भी दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड वन बेस्ट डिस्क्राइब थॉमस कैलाई सार्टर रिसार्टर। तो थॉमस कैलाई के सार्टर रिसार्टर को कैसे हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शंस में हमें चूज़ करना है एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवल। ये क्या है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ नॉवल है, ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी? थॉमस कैलाई की, एंड ऐसे है टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ क्लॉथ्स, टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ क्लोथ्स, जो कपड़ों की एक फिलॉसफी बताई गई है इसमें। तो दिवाली का टाइम है, पटाखे बजने शुरू हो गए हैं, तो वीडियो में डिस्टर्ब हो तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमें पढ़ाई तो बीच में स्किप करनी ही नहीं है। तो आज धनतेरस का दिन है, तो विश यू ए वेरी हैप्पी धनतेरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कैलाई को नाइट
two evocative phrases. Thomas Kelly connived two evocative phrases. One is एवरलास्टिंग यस एंड एवरलास्टिंग नो. अब मैंने बताया एवरलास्टिंग यस का मतलब होता है कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो भी मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है मैं सबका मजा लूंगा. एवरलास्टिंग नो का मतलब होता है कि मोह माया सब कुछ छोड़ छाड़ दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, संन्यास ले लूंगा. एंड टू सजेस्ट द स्विंग इन द नेशनल मूड ऑफ दिस हिज टाइम. एंड द फ्रेसेस कम्स फ्रॉम विच ऑफ हिज वर्क. तो कहाँ से ये फ्रेसेस आए हैं, एवरलास्टिंग यस एंड एवरलास्टिंग नो? आंसर इज सार्टर रिसार्टर. तो याद रखना है सार्टर रिसार्टर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेक्स्ट proposed to be the autobiography of a mad German philosopher edited by equally fictitious editor? आंसर इज सार्टर इज सार्टर. एंड जर्मन फिलोसफर है इज, जो इसमें कौन है, डियोजेनस. जर्मन फिलोसफर है ना, ये प्रोफेसर है जो डियोजेनस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कैलाई सार्टर रिसार्टर मीन्स. तो थॉमस कैलाई सार्टर रिसार्टर का मतलब क्या है, ये मैंने बहुत बार बताया वीडियो में. आंसर इज टेलर रिटेलर. आंसर इज टेलर रिटेलर. तो ये क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल आप एक बार ये वीडियोस अच्छे से कर लेंगे तो आंसर सारे जो भी हमने पढ़ा है उसी टाइप से आंसर्स आ रखे हैं लास्ट ईयर के पेपर में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए मैंने कितने क्वेश्चंस बता दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट है थॉमस कैलाई. तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते, छोड़ना नहीं है. कहीं आप सोचे कि माइनर राइटर है, मैं शेक्सपियर वगैरह बड़े बड़े राइटर्स करके जाऊँगा तो एग्ज़ाम क्रैक होगा, नहीं. बहुत बाहर इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो हमें सभी को करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलाई थॉमस कैलाई सार्टर रिसार्टर इज रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ. किसके इन्फ्लुएंस में लिखा गया था? द आंसर इज जर्मन रोमांस के इन्फ्लुएंस में लिखा गया था. एंड इट टॉक्स अबाउट ए मैड जर्मन फिलोसफर. ये इसमें बात करते हैं एक मैड जर्मन फिलोसफर के बारे में. देन तो ये इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट था ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, लास्ट ईयर के पेपर्स में आ रखे हैं, नेट के जेआरएफ के. तो ये स्किप नहीं करना है, वीडियोस अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो थोड़ा स्लो करके देखें. स्लो स्पीड कम है तो फास्ट करके देखें ज़रूर. अपने ग्रुप्स में शेयर करें, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल इस पर आपको मिलने लगा. मैं कहूँगी वेरी 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 इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड होगा. नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन नेक्स्ट वर्क इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और ये क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ए हिस्ट्री. एंड इट वाज पब्लिश इन 1837. ये पब्लिश हुआ था 1837 में. एंड फ्रॉम 1789 टू द हाइट ऑफ रिंग ऑफ टेरर. टू द हाइट ऑफ रिंग ऑफ टेरर. तो ये पब्लिश हुआ था 1789 से शुरू हुआ था. द फ्रेंच रेवोल्यूशन पब्लिश हुआ था 1837 में. जो एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, अब तक कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं इसके ऊपर, तो इतना ही आप याद रखें. द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज रिटन बाय थॉमस कैलाई. The answer is the next one. The next work is on heroes, hero worship, on heroes, hero worship and heroic in history. On hero worship and heroic in history. It was published in 1841. ये publish हुआ था 1841 में. and this is a collection of 6 lectures. तो ये जो उन्होंने 6 lectures दिए थे उसका एक collection है, उसका एक कॉम्बाइंड करके कलेक्शन. जैसे कि उन्होंने एक दिन बोला द हीरो ऑफ पोएट पे, एक दिन बोला द हीरो ऑफ प्रिस्ट पे, एक दिन बोला हीरो ऑफ मैन ऑफ लेटर्स पे. तो उसका कलेक्शन बना के 6 लेक्चर्स का एक कलेक्शन के रूप में ये बुक आई थी. तो द 6 के 6 आपको नाम याद रखने हैं. द फर्स्ट इज द हीरो एज डिविनिटी. ये डिविनिटी का मतलब क्या होता है, गॉड. द हीरो एज प्रॉफिट, मोहम्मद प्रॉफिट है ना, द हीरो एज प्रॉफिट. द हीरो एज ए पोएट, the hero as a priest, pujari. The hero as a man of letters, the hero as a king. He says history is nothing but biography of a great man. तो हिस्ट्री कुछ ज़्यादा नहीं है बल्कि बायोग्राफी है बहुत ही महान लोगों की. तो इन्होंने इस बारे में बोला है और ये इनके 6 लेक्चर्स है जो इन्होंने कंबाइन करके निकाले थे 1841 में. The next work is past and present.
पास्ट एंड प्रेजेंट। ये वर्क भी है थॉमस कैलाई का। तो ये इट वाज पब्लिश्ड इन 1843 में पब्लिश हुआ था। इट कंबाइंस मेडिवल हिस्ट्री विथ क्रिटिसिज्म ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी and especially the leaders who are not at all good and concerns about people। तो इसके बारे में है इट कंबाइंस मेडिवल हिस्ट्री को कंबाइन कर रहा है विथ क्रिटिसिज्म। तो 19th सेंचुरी के ब्रिटिश सोसाइटी की क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहा है, इसलिए इसका नाम इन्होंने रखा है पास्ट एंड प्रेजेंट। जो पहले था उसको मेडिवल हिस्ट्री को, और जो तो अभी है 19th सेंचुरी उसको क्रिटिसाइज करते हुए ये वर्क उन्होंने लिखा है। स्पेशली द लीडर्स, जो वहाँ के लीडर्स हैं उनको, हु आर नॉट एट ऑल गुड, जो बहुत अच्छे नहीं हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड कंसर्न अबाउट पीपल, एंड वो ज़्यादा ही चिंतित है लोगों के बारे में कि अरे ये क्या हो रहा है आज 19th सेंचुरी में। एंड ही इज़ ट्राइंग टू शोकेस दैट मेडिवल पीरियड इज़ फार बेटर देन 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी। और वो बोलते हैं, बार बार बताने की कोशिश करते हैं कि जो मेडिवल पीरियड है वो बहुत अच्छा है रे, बहुत अच्छा, 19th सेंचुरी ब्रिटिश सोसाइटी से तो बहुत ठीक था। तो ये वो बताना चाह रहे थे इन वर्क में। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा था, थॉमस कैलाई ऑथर का नाम दे रखा था, ऑथर की लिस्ट में लिखा गया था थॉमस कैलाई, और बुक में दे रखा था पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आपको टिक करना है थॉमस कैलाई के वर्क पास्ट एंड प्रेजेंट को। कल हम करेंगे जॉन रस्किन, वन ऑफ द फेमस राइटर ऑफ विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज काफ़ी लेंथी हो गए हैं, हमारे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस उन पे बन गए हैं। मेरी तरफ से मैं बहुत स्पीड में चल रही हूँ, क्योंकि एक दिन में एक राइटर कवर करने का पूरा रहता है कि एक राइटर कवर करना ही है। बस आपकी तरफ से आप बिल्कुल भी ढीले ना चले, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करनी है। और प्लीज़ मुझे मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए जब भी वीडियोस देखें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले जल्दी से जल्दी। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इसके बाद में जो स्लाइड्स अपलोड होती है तो उनको भी पॉज करके आराम से पढ़ें। जितना पढ़ेंगे बिल्कुल उनमें भी कमी है, लेकिन जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू मैं आपके सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें अब जल्दी से जल्दी, उस पर भी मटेरियल अपलोड कर रहे हैं हम। अभी फेस्टिवल सीज़न आ गया बहुत, इसीलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो कोशिश करेंगे कि आपका ये भी जो मटेरियल से रिलेटेड है वो सारा मटेरियल आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाए। तो एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल बेस्ट रखें, और मेरी तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।